नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया शुरू। 31 जुलाई है नामांकन की अंतिम तारीख। नौ महीने बाद पृथ्वी पर होगी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी। नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन और सिफारिशें प्राप्त करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। वर्ष 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों को सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए सभी नागरिकों से नामांकन या फिर सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका है। ये मिशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना व पुराने क्रू को बदलना होगा। सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर को कुछ महीनों में ही वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वे 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुक गए। अब स्पेस एक्स के क्रू 10 से उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ चुका है और अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। इसके बाद सुनीता विलियम्स व बुच विल्मोर की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। नासा के मुताबिक ये दोनों यात्री अगले हफ्ते तक पृथ्वी पर लौट आएंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। विभाग ने राज्य के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। इस बीच पिछले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिसके चलते तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित काला। अंकित, मौसम की बात की जाए तो इस वक्त प्रदेश में किस तरह का मौसम बना हुआ है? पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम कैसा बना हुआ है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जैसा कि आपने बताया, पिछले 2 दिनों से हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है, जबकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। तो निश्चित ही इसकी वजह से जो तापमान है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और आने वाले समय में भी जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है उनके मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से उत्तराखंड में सक्रिय हो रहा है और हमें 21 मार्च तक जो है हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी होगी। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने आज भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इसके तहत नैनीताल, हरिद्वार और कुल मिलाकर के 4 जनपदों को छोड़ करके बाकी प्रदेश के अन्य जनपदों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो निश्चित ही आने वाले समय में भी तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। 16 और 17 मार्च को ये जो बर्फबारी का सिलसिला है वो अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। 21 तारीख तक का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अंकित, 4 धाम में कैसा मौसम बना हुआ है इस वक्त और क्या मौसम ने कोई दुश्वारियां बढ़ाई हैं? क्या कहीं पर ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है? सड़कों की क्या स्थिति है प्रदेश में? बिल्कुल रविंद्र, देखिए चारों धाम इस समय बर्फ की सफेद चादर से पटे पड़े हैं। उसकी वजह से जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है। आने वाले समय में भी
जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में चारों धामों में और भी अधिक बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। जहां तक दुश्वारियों की बात करें तो निश्चित ही स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाओं को लेकर के थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एक स्थानों से मार्ग बाधित होने की भी सूचना सामने आई है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अत्यधिक बर्फबारी को देखते हुए जो जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं, और जहां पर भी इस तरीके की सूचना प्राप्त हो रही है उन तमाम मार्गों को खोलने का प्रयास भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। शुक्रिया अंकित आपका मौसम पर विस्तार से जानकारी के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को अपने शासकीय आवास पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अनारवाला मालसी मोटर मार्ग सहित कई अन्य सड़कों के निर्माण कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मोतीधार मसराना मोटर मार्ग के लिए वन विभाग की सहमति मांगी गई है, जबकि मसूरी क्षेत्र की कुछ अन्य सड़कों के निर्माण के लिए वन क्षतिपूर्ति की खातिर भूमि आवंटन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया है। बैठक में मसूरी शहर में सड़कों की स्थिति को सुधारने पर चर्चा हुई। कुछ मोटर मार्गों पर वृक्षों को बचाते हुए दोनों ओर टाइल्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तेज रफ्तार वाहन चलाने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। शनिवार को एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में तय किया गया कि रात में 2 इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए जाएंगे जो लगातार गश्त करेंगे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्णय लिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन चालानों की समीक्षा की गई और लंबित चालानों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने यातायात पुलिस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जा सके। आगामी चारधाम यात्रा और नए एलिवेटेड रूट और राजमार्गों के चौड़ीकरण को देखते हुए यातायात के प्रभावों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इन मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक डायवर्जन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए ताकि शहर के भीतर की सड़कों पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 संपन्न हुआ। महोत्सव में 75 देशों से 1500 से अधिक योग साधकों ने भाग लिया। समापन अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गंगा तट पर आयोजित यह अनूठा योग समागम न केवल भारत और उत्तराखंड की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है, बल्कि योग के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है। योग साधकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसका विश्व भर में प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। नैनीताल के रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी आदि क्षेत्र कृषि बागवानी में लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ सेब, आड़ू, नाशपाती, पुलम, खुमानी का उत्पादन काफी होता है। खास मौसम में पैदा होने वाले इन फलों की देश व विदेश में बहुत अधिक मांग है। यहाँ के किसान पिछले लंबे समय से अपनी फसलों की रक्षा में आर्थिकी सुधारने के लिए फसल बीमा करा रहे हैं। अधिकांश किसान साधन सहकारी समिति से जुड़े हैं और फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। जब बागवानी जो होती है उस पर अब जो एक किसान जो बागवानी करता है वह बीमा उसका सरकार, केंद्र सरकार भी उसमें अनुदान देती है और राज्य सरकार भी, तो वो बीमा हमारा हो जाता है। और इस वर्ष भी हमको उसका 2.5 गुना मिला था। और वैसे ही हमको साधन सहकारी समिति जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हैं, तो वहाँ से भी हम लोन, अपनी जो ज़मीन है उस पर हमको लोन मिलता है और ऑटोमेटिक ही बीमा वहाँ पर हो जाता है। तो वहाँ पर हमारे आलू का बीमा हो जाता है। तो वह इस साल बहुत अच्छा, करीब 6 से 7% हमारे जो बीमा राशि थी उससे अधिक आया है वहाँ पे। एक अन्य किसान गोपाल गुरुरानी बताते हैं कि फसल बीमा के साथ ही विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेकर पावर ट्रिलर व वाटर पंप भी लिए हैं। इससे पूर्व में 80% अनुदान में कुछ यांत्रिक ताकतें मिली हैं, जिनमें हमारे पास पावर वीडर है और स्प्रे पंप हैं और तमाम चीज़ें मैंने संसाधन लिए हैं। उसके अलावा अगर आपने पूछा कि फसल की उम्मीद, तो उम्मीद मुझे लगता है कि उतना इस बार मेरे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो जल आधारित क्षेत्र भी है और दूसरा सिंचित एरिया भी है, तो इसमें करीबन 170-80 पेड़ तो आड़ू के हैं। और उसके अलावा जो सब्जी है, थोड़ा सा सूअर का नुकसान इसमें अभी हो ही रहा है सब्जियों में और फल में, लेकिन नीचे ज़मीन में फलों का उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस बार यहाँ के किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। स्थानीय विधायक राम सिंह कैड़ा का कहना है कि यहाँ के फलों की पूरे देश में बहुत अधिक मांग है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल रहा है। पूरा रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक, ओखलकांडा और भीमताल, चारों ब्लॉकों में हमारे जो किसानों ने अपना प्रीमियम जमा किया था
उसका प्रीमियम का 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हमें बीमा आया हुआ है। इस बार मेरे काश्तकार भाइयों को जिनके आशीर्वाद से हम लोग हमेशा चलते हैं, लगभग जो भी हमारा बीमा हुआ था एक सही रूप में जो हमारे लोगों की उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप बीमा आया है। और निश्चित रूप से मेरा जो ये फलपट्टी क्षेत्र है, आज पूरा मेरा रामगढ़ का सेब, मेरा रामगढ़ का आलू, मेरे धारी और ओखलकांडा का आलू, सेब, मटर, टमाटर सब हल्द्वानी की मंडी में पहुंचता है। और हल्द्वानी की मंडी से मद्रास, आपका मुंबई और दिल्ली की बड़ी मंडियों में पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ आप दिल्ली में जाइए, कहीं पर भी रामगढ़ का आलू, धारी का आलू, पहाड़ का आलू अगर आवाज़ आती है तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। तो इसलिए बड़ी डिमांड हमारे यहाँ के आलू की है और हमारे यहाँ के सेब की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।